हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो मैंने सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवा रही थी। उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है। और पार्ट 2 में भी मैं आपको 2021 और 2022 के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बच्चे हुए हैं वो आपको मैं बताने वाली हूँ। इसमें मैंने जो स्पेसिफिकली टारगेट किया है वो सिस्टम्स को टारगेट किया है, क्योंकि सिस्टम्स पे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं नेट में। चाहे आप 3 मार्क्स का देख लो या 5 मार्क्स के, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 1D बॉक्स हो गया या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, जितने भी हमारे सिस्टम्स पे क्वेश्चन है वो आपको मैं बता रही थी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जहाँ पर हम 2021 और 2022 के क्वेश्चन देख रहे हैं, किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है। तो ये हमारा 2021 का एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब बाय हैमिल्टोनियन दिस। ठीक है। Impulsive force at t equals to 0 suddenly impart a momentum this, the probability that the particle remain in the ground state is। तो यहाँ पर हमें एक पार्टिकल दे रखा है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, सिस्टम दे रखा है हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका हैमिल्टोनियन गिवन है। ठीक है। हमने एक इम्पल्सिव फोर्स इंपोर्ट किया है ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसमें क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है कि पार्टिकल रिमेन इन द ग्राउंड ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। ठीक है। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर पार्टिकल कहीं पर भी चला गया हो, किसी भी स्टेट में चला गया हो, क्योंकि हमने इम्पल्सिव फोर्स लगा दिया है तो पार्टिकल की स्टेट चेंज हो गई होगी, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की वो ग्राउंड स्टेट में ही रहे। ठीक है। ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पार्टिकल की नए से पुराने वाले जो स्टेट है उसमें क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं। ठीक है। और फिर उसको की मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालने के मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। मान लो कोई पार्टिकल है, फोर्स लगाने के बाद वो क्या हो गया, साइन टी एक नई स्टेट में पहुंच गया है या साइन स्टेट में पहुंच गया है, टी अभी हमें पता नहीं है। ठीक है। तो साइन स्टेट में पहुंच गया है। ठीक है। साइंस स्टेट में पहुंच गया है, लेकिन हमें उसकी ग्राउंड स्टेट में ही पार्टिकल के रहने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इसका साइन 0 पर क्या निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं। ये तो हमारा हो गया स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस स्केलर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मली हमारी प्रोबेबिलिटी होती है विदाउट प्रोजेक्शन, क्या होती है, साइन स्टार साइन DX। ठीक है। यहाँ पर हम प्रोजेक्शन की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम साइन स्टार साइन DX करते हैं। लेकिन जब आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पर हमें पूछा गया कि पार्टिकल की दूसरी स्टेट में रहने की, जिस स्टेट में उससे दूसरी स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तब हम पहले प्रोजेक्शन निकालते हैं, उसकी मॉड का स्क्वायर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम दे रखा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो आप सिस्टम वाला मैंने वीडियो बनाया, अब वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना है। वैसे तो ये जो HN अल्फा एक्स होता है ये हर्माइट पॉलिनोमियल होता है, और अल्फा होता है रूट में m ओमेगा अपॉन H क्रॉस। ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 0 लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हमारा वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। हम n की वैल्यू जहाँ पर भी है वो 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 की 0 करेंगे, 1 आएगा। 0 का फैक्टोरियल इज 1 रूट पाई की, ये अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर 1/2 e की पावर में माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2। H0 की जो हर्माइट पॉलिनोमियल होता है H0, वो होता है हमारा हमेशा 1। H0 के लिए क्या होता है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ यही मिलेगा। ये हमारा क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो ये होता है वेव फंक्शन। ठीक है। देखो ये वाला जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से, गाउसियन फंक्शन की तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है। ये क्या है, एक गाउसियन फंक्शन ही है। ठीक है। गाउसियन फंक्शन इस तरह से ही होता है। जब हम इसमें फोर्स को इम्पार्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो एक मोमेंटम जनरेट होता है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो जब भी आप गाउसियन फंक्शन में मोमेंटम को ऐड करते हो ना, तो बेसिकली आप एक फेज फैक्टर को ऐड करते हो। ठीक है। मोमेंटम को ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, यदि आपको गाउसियन फंक्शन में फेज फैक्टर को ऐड करना होता है तो आप क्या ऐड करते हो, e की पावर में आयोटा kx ऐड करते हो। और हमें पता है k क्या होता है, p अपॉन h क्रॉस। इस तरह से हम वेव फंक्शन में मोमेंटम को ऐड करते हैं। ठीक है। तो यदि आपको नया वेव फंक्शन लिखना है एज इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, फेज फैक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन फिर वो मोमेंटम में चला जाएगा। ठीक है। तो एक नया फंक्शन आ गया px और p की फॉर्म में। क्या हो गया, अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर 1/2 e की पावर में माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 और e की पावर में आयोटा kx। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यदि आपको पता नहीं कि मोमेंट किस तरह से ऐड करना होता है गाउसियन फंक्शन में, तो इस तरह से ऐड करना होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, वैसे सिंपल है। ठीक है।
तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आप के की जगह पे यहाँ पर पी अपन एच क्रॉस रख देना, ठीक है। तो हमारा वेव फंक्शन इस तरह से हो जाएगा, अल्फा अपन रूट पाई की पावर 1/2, ठीक है, ई की पावर में माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर आयोटा पी अपन एच क्रॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा नया वेव फंक्शन जनरेट हो गया मोमेंटम के फॉर्म में। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पार्टिकल रिमेन इन द ग्राउंड ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में ही रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नया वेव फंक्शन जनरेट हो गया है, लेकिन हमें वेव फंक्शन किस में पूछा हुआ है, ये वो ग्राउंड स्टेट में ही रहे। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हमें क्या निकालेगा, पार्टिकल का ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। प्रोजेक्शन निकाल दिया, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस प्रोजेक्शन के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट में एक्स पी, एंड देन ये ग्राउंड स्टेट में इसका प्रोजेक्शन, इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में क्या हो गया, प्रोजेक्शन के मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जी प्रोजेक्शन वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वेव फंक्शन पता है क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, एंड देन फिर इसके मोड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या है, स्टार के फॉर्म में है, और ये है क्योंकि हमने ये जो स्केलर प्रोडक्ट में जो ब्रा होता है वो क्या होता है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं, और साइन नॉट क्या होगा, एक साइन नॉट ही रहेगा क्योंकि कैट स्पेस में है। तो हमने ये ब्रा जो कैट नोटेशन होती है स्केलर प्रोडक्ट की, उसको इंटीग्रेट कर दिया है बेसिकली, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे यदि हमें साइन की जो वैल्यू होती है, साइन नॉट की वैल्यू हमें डिराक नोटेशंस में पता होती तो, ठीक है। लेकिन हमें जो साइन नॉट की वैल्यू पता है वो किस में पता है, ई की पावर में ही पता है। तो हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, हम अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन नॉट की वैल्यू ये है हमें पता है, और साइन नॉट एक्स पी जो हमने फोर्स इम्पार्ट किया है वो, तब हमारी जो वेव फंक्शन की वैल्यू हो गई ये हो गई, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये टर्म अंदर आ जाएगी, और ये दोनों सेम ही है तो ये ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ई की पावर में माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा सिर्फ ई की पावर आयोटा के एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। क्या होता है, अल्फा अपॉन रूट पाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट ई की पावर में माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए की पावर में आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर है और एक्स है ई की पावर में, हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हम, देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है हम इसको पहले 1 बनाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा पी अपॉन में अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस डी एक्स हो गया। अब हमको यहाँ पर x की टर्म नहीं है, यहाँ पर ये सॉरी ये तो x ही है, लेकिन एक कांस्टेंट की टर्म नहीं है। तो क्या होता है, जब हम कांस्टेंट की टर्म कराते हैं, जो भी x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है पहले उसको हम डिवाइड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। अब हमें c की टर्म नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, इसको हम 1 बनाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास कांस्टेंट की टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2a हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। और क्योंकि हमने ये टर्म ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर वो टर्म नहीं है, तो हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट भी हो गई और ये वापस से यही बन गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये x है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा पी अपॉन अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस एक्स। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया 2 से एंड देन फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा 4 एच क्रॉस प्लस की पी स्क्वायर 4 अल्फा 4 एच क्रॉस, ठीक है। और आयोटा का स्क्वायर माइनस हो गया, तो एक माइनस का बन गया, एक प्लस का बन गया, ठीक है। और ये अल्फा स्क्वायर तो बाहर ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको लिख लेंगे। देखो ये हो गया हमारा एक टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म और ये हमारी तीसरी टर्म हो गई। ये बन जाएगी क्या, एक्स प्लस आयोटा पी अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस का होल स्क्वायर बन जाएगी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी एज ए कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं। और ये जो माइनस के अल्फा स्क्वायर था और ये वाली टर्म थी ये हो जाएगी बाहर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर अपन 4 अल्फा 4 एच क्रॉस का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ अल्फा स्क्वायर बच जाएगा और ये इस तरह से रह जाएगा। ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से बाहर लिख लिया और ये टर्म इस तरह से आ गई, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि जब भी इस तरह की कोई टर्म होती है, ठीक है,
ई की पावर में एक्स का कुछ टर्म होती है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गामा फंक्शंस को यूज़ करते हैं। क्या होता है, 0 से इन्फाइनाइट एक फंक्शन होता है, ई की पावर में एक्स होता है, एक्स की पावर होती है और यहाँ पर कांस्टेंट होता है, और ई के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में एक्स होता है, उसकी भी पावर होती है। इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, गामा लेते हैं, 1 प्लस करते हैं, एम करते हैं। एम क्या होता है, एक्स की पावर में जो होता है वो होता है, और अपॉन में क्या होता है, एन होता है। एन क्या होता है, ई की पावर में जो एक्स है, एक्स की जो पावर है वो होता है यहाँ पर एन, ठीक है। अपॉन में लिखते हैं हम ए क्या होता है, ई की पावर में जो एक्स है, एक्स के साथ में जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो होता है ए, और वो यही चीज़ वापस से लिख देते हैं, क्या होता है 1 + m/n। इसको मैं नॉर्मली बता देती हूँ। जैसे ये कोई फंक्शन है, ये आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। x² है, x की पावर 0 है कोई, और dx है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। 1 + m क्या है यहाँ पर 0, अपॉन में n क्या है 2, और कांस्टेंट क्या है कुछ भी नहीं, एंड देन फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो जो गामा 1/2 क्या होता है, √π/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, रूट में π/2। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई की पावर में x + a का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर x के साथ में प्लस में कोई टर्म है। यदि ऐसा कुछ होता है, x + a की कोई पावर होती है, तो भी हम इसको इस तरह से ही ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये इस तरह से है, तो इसको भी इस तरह से ही इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहाँ पर लिख देते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन ये -∞ to ∞ है, लेकिन इंटीग्रेशन जो गामा फंक्शन का जो इस तरह का इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0 to ∞। ये क्या है, इसका 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स कर लिया। अब क्या कर दिया, 1/2 करके यहाँ पर 1/2 रख दिया। गामा में 1 + m, यहाँ पर m क्या है, ई की पावर में यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कोई भी x की टर्म नहीं है, तो m क्या है यहाँ पर 0 है, तो 1 + 0 कर दिया। अपॉन में यहाँ पर x की कौन सी पावर है, 2 है, तो यहाँ अपॉन में हमने n की जगह 2 रख दिया, ठीक है। डिवाइड कर दिया, डिवाइड में देखो x² की का कांस्टेंट क्या है, α², तो यहाँ पर α² रख दिया, और 1/2 को यहाँ पर 1/2 रख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। गामा में 1/2 क्या होता है, √π, और α² 1/2 क्या हो जाएगा, अल्फा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर α/√π है, और α ये है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ यही टर्म बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो p है वो हमें गिवन है, क्या होता है, गिवन है ये हमारे क्वेश्चन में, क्या है, रूट में h×m⍵ है, और अल्फा जो कि हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर से पता होता है, क्या होता है, m⍵/h×, ठीक है। सॉरी, रूट में m⍵/h× होता है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर में -1/4। ये तो क्या है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस स्केलर प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर, तो हम e की पावर में -1/4 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर में -1/2। तो 2022 में एक क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। कंसिडर द हैमिल्टोनियन HAI + B sigma x plus c sigma y where ABC is constant and I is the identity matrix, sigma x sigma y is the Pauli matrix, ठीक है। The normalized eigenvector corresponding to its largest energy eigenvalue is this, then y is, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि यदि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है तो y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इन्होंने हैमिल्टोनियन गिवन है, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, पाउली मैट्रिक्स है। तो पहले पाउली मैट्रिक्स क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। ये 3 टर्म्स में होती है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स होता है 0 1 1 0, सिग्मा वाई होता है 0 -i i 0, सिग्मा जेड होता है 1 0 0 -1। यहाँ पर जो काम आने वाली है वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है। ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही रखेंगे। क्या होगा, 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी जो हम सॉल्व करते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 आना चाहिए। तो 1 0 0 पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम इस जो हैमिल्टोनियन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी -i, ये हो जाएगा बी +i, और ये हो जाएगा हमारा ए। तो ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगी, हैमिल्टोनियन लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आइगन वेक्टर दे रखा है फॉर द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। इसके लिए हम सबसे पहले लैम्डा निकालेंगे, उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर इन्होंने गिवन दे रखा है तो वो हम सॉल्व करेंगे।
अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आइगन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैम्डा पुट कर देंगे, ए माइनस लैम्डा पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी 0। इसको इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गई हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू। हैमिल्टनियन हमेशा जो आइगन वैल्यू देता है वो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर। तो हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगी, प्लस वाली, तो ए प्लस रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी करस्पॉन्डिंग वेक्टर हमें गिवन है क्या है, 1/√2 और 1y, ठीक है। ये हमारा आइगन वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, वहां से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यू भी है और आइगन वेक्टर भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए एक्स कैप प्लस इक्वल्स टू में लैम्डा एक्स कैप। यहाँ ए क्या है, हमारी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, आइगन वेक्टर लिख लेंगे, फिर यहाँ पर आइगन वैल्यू ये है हमारी लार्जेस्ट वाली, वो लिख लेंगे, एंड आइगन वेक्टर वापस से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे और वाई की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/√2 है, ये तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस में वाई बी माइनस आयोटा सी, ये हो जाएगा बी प्लस आयोटा सी प्लस का ए वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से 1/√2 ए प्लस में रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई में ए प्लस रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को भी कंपेयर कर सकते हैं, नीचे को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम पहले ऊपर वाली ले लेते हैं। तो क्या है, ये ए प्लस वाई बी माइनस आयोटा सी, ये है ए प्लस में रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब वाई क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, रूट में और अपॉन में आ जाएगा बी माइनस आयोटा सी। यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो आयोटा वाली टर्म ऊपर है, तो हम आयोटा वाली टर्म को ऊपर करने के लिए यहाँ पर बी प्लस आयोटा सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये भी बी प्लस आयोटा सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, विदाउट आयोटा वाली टर्म बन जाएगी। तो क्या आएगा, ऊपर में बी प्लस आयोटा सी आएगा और नीचे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूट में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे का बचेगा रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वाई आ जाएगा हमारा बी प्लस आयोटा सी अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 2022 में एक क्वेश्चन आया है, हम उसको देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैट्स दे रखी है। तो ये जो कैट्स दे रखी हैं वो ऑर्थोनॉर्मल है, तो आपको ऑर्थोनॉर्मल पता होना चाहिए कि यदि सेम होगी तभी इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है। हैमिल्टनियन गिवन है इस फॉर्म में, ई और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, स्टेट गिवन है इज एन आइगन स्टेट विद एनर्जी, आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको हैमिल्टनियन गिवन है, स्टेट गिवन है, और जब हैमिल्टनियन को स्टेट पे अप्लाई करोगे तो जो आएगी एनर्जी वो होगी हमारी आइगन एनर्जी होगी। तो आपको यहाँ पर निकाला है आइगन एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो आपको ये हैमिल्टनियन गिवन है इस फॉर्म में, यदि आपको अच्छे से नहीं दिखा है तो हैमिल्टनियन इस फॉर्म में है, हमें जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में दे रखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है, और यहाँ पर जो ई आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो गई हमारा हैमिल्टनियन, ठीक है। ये तो हमने लिखा है हैमिल्टनियन, ये हमारा वेव फंक्शन है, हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो ये कैट्स हैं वो क्या है, बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल है, तो जब सेम होगी तभी इसका आंसर बनाएगा, ठीक है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं, तो ये इस पर अप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये, तो ई की पावर में आयोटा एन फाई, और बचेगा क्या, एन कैट। अब हम इसको इस पर अप्लाई करते हैं, तो एन है यहाँ पर, तो ये एन कैट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बचेगा क्या, सिर्फ ये, तो एप्सिलॉन ई की पावर में आयोटा एन फाई एन प्लस 1 का कैट प्लस में। अब देखो ये जो n+1 ब्रा है और यहाँ पर n कैट है, तो ये तो कैंसिल आउट की 0 हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये n है ना, हम इसको n+1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर n है, इसको भी n+1 कर दें और इसको भी n+1 कर दें, तभी ईजिली इस पर ऑपरेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ई की पावर में आयोटा n+1 बनाते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, n+1 बनाते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमको n को चेंज करना पड़ेगा, दोनों को चेंज कर दिया। अब हम इसको इस पर ऑपरेट करवाते हैं, तो ये n+1 ब्रा n+1 कैट्स के साथ ऑपरेट होकर स्केलर प्रोडक्ट क्या देगा, 1 देगा, और बचेगा क्या, ये, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई की पावर में आयोटा n+1 फाई एन कैप, ठीक है। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको एनर्जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमको आइगन एनर्जी वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर फंक्शन क्या आना चाहिए, आइगन फंक्शन ही आना चाहिए, मतलब हमें यही फंक्शन वापस से मिलना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन ही यहाँ पर वापस से मिलना चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अब इस n+1 को वापस से हमको n में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि आइगन फंक्शन ही बन जाए। आइगन फंक्शन क्या होते हैं, यदि हमने ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया तो ये आइगन एनर्जी वैल्यू देंगे, ठीक है, एनर्जी वैल्यू देंगे या आइगन वैल्यू देंगे, और जो फंक्शन आएगा वो सेम ही फंक्शन हो तो वो फंक्शन क्या होता है, आइगन फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमें यही फंक्शन वापस से चाहिए, ठीक है, n+1 की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी n+1 की फॉर्म थी उसको हम n बना देंगे, और n बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले n को n-1 कर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें n-1 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तो इस तरह से ही लिख लिया, और यहाँ पर हमने n-1 पुट कर दिया, तो ये वापस से क्या बन गया, n ही बन गया, और ये n तो पहले से ही था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, e के ऊपर आयोटा n फाई और n कैट है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिर्फ e, ठीक है। अब हमने यहाँ से ई एप्सिलॉन रखा और e की पावर आयोटा n फाई को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पर माइनस का आयोटा फाई, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बता देती हूँ, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो हमने e की पावर आयोटा n फाई n कैप कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा e प्लस एप्सिलॉन में बचेगा e की पावर माइनस आयोटा फाई, और यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन में e की पावर प्लस का आयोटा फाई, ठीक है। ये आपने कॉमन ले लिया क्योंकि हमें इसको साइन बनाना था, तो ये हमारा साइन बन चुका है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, एनर्जी आइगन वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा e प्लस में एप्सिलॉन, ये हो जाएगा हमारा ऑयलर जो थ्योरम होते हैं तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस फाई माइनस का आयोटा साइन फाई, और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन में कॉस फाई, ठीक है, प्लस का आयोटा साइन फाई, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा ये टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म। अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, तो क्या आएगा e प्लस 2 एप्सिलॉन कॉस फाई, और ये हमारा क्या बन जाएगा, वेव फंक्शन, ठीक है। और ये वेव फंक्शन हमारे ऑपरेटर वाला ही है, तो ये वेव फंक्शन हम इसको क्या बोलते हैं, आइगन वेव फंक्शन, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी आइगन वैल्यू, ठीक है। सो ये हमने सॉल्व कर लिया, तो क्या आ जाएगा ये, क्योंकि एनर्जी के टर्म में तो ये हमारी हो जाएगी एनर्जी आइगन वैल्यू, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, इसके रिस्पेक्ट में जो भी आइगन वैल्यू आती है वो होती है हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, e प्लस 2 एप्सिलॉन कॉस फाई, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2022 में ही आया था। द मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वी इज दिस। तो श्रोडिंगर इक्वेशन मोमेंटम स्पेस में दे रखी है पी स्क्वायर प्लस बीटा डेल पी के स्क्वायर का स्क्वायर साइन पी टी इक्वल्स टू में आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी, वेयर डेल पी क्या है, हमारा डेल्टा ऑपरेटर है, डेल अपॉन डेल पी है, एंड बी क्या है, एक कांस्टेंट है। द पोटेंशियल इज, तो पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल की टर्म दे रखी है और हमसे पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। जो पोजीशन स्पेस है वहाँ पर पोटेंशियल हमें निकालना है, ठीक है। और मोमेंटम स्पेस में श्रोडिंगर इक्वेशन गिवन है, तो हम मोमेंटम स्पेस में क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल निकालेंगे एंड देन फिर हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल इन द पोजीशन स्पेस, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें मोमेंटम स्पेस में श्रोडिंगर इक्वेशन गिवन है, क्या है, पी स्क्वायर प्लस बीटा डेल पी का स्क्वायर साइन पी टी इक्वल्स टू में आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी, ये क्या होता है, एच साइन होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी पी, ठीक है, साइन, ठीक है। यही हमारी क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, और इक्वल्स टू ये भी क्या होता है, एच साइन होता है। तो हम इस एच साइन को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एच साइन को क्या लिखा, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी पी साइन, ठीक है, इन द हमारे मोमेंटम स्पेस में। अब ये दोनों एच साइन है, तो हम इस इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर m के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम इस 2m को क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, ये थोड़ा सा अजम्पशन हम मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बीटा डेल पी का स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ से आ जाएगा ये क्या, पी स्क्वायर प्लस वी पी, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर कट जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, वी पी हो जाएगा। तो मोमेंटम स्पेस में हमारा पोटेंशियल क्या है, ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जहाँ पर भी हमें वीपी है तो हम वीपी को ये पुट कर देंगे, ठीक है। क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई एच क्रॉस,
यहाँ पर फंक्शन हो गया हमारे मोमेंटम स्पेस में ई की पावर में आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है जो मोमेंटम स्पेस को फूरियर पोजिशन स्पेस में और पोजिशन स्पेस को मोमेंटम स्पेस में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो यदि हमें मोमेंटम स्पेस में पोटेंशियल पता है तो हम पोजीशन स्पेस में मोमेंटम को पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल हमारा जो मोमेंटम स्पेस में है वो वीपी है और इसकी फॉर्मूला क्या होता है हमारा जो हमने निकाला है क्या है डेल पी के स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, और वी एक्स क्या होगा 1/रूट में 2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन में वीपी ई की पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। यहाँ हम वीपी की जगह क्या रख देंगे बीटा डेल पी के स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमें क्या बोलते हैं पोटेंशियल पूछा है वो वी आर की फॉर्म में पूछा है, इन जनरल पूछा है। ठीक है, तो हम एक्स की जगह यहाँ पर आर रखेंगे तो क्या होगा वी आर इक्वल्स टू में 1/रूट में 2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन में वी पी ई की पावर में आयोटा पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन एच क्रॉस डेल क्यूब आर। ठीक है, अब हम वी पी की जगह क्या रखेंगे ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वी पी की जगह ये पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे ये ऑपरेटर है, पहले ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा हमने बीटा कांस्टेंट है तो बीटा को बाहर ले लिया 1/रूट में 2 पाई एच क्रॉस आ गया। हमने डेल पी हमें गिवन है क्या है डेल अपॉन डेल पी है तो ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल पी का स्क्वायर हो गया का भी स्क्वायर हो गया और ये पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है कॉस में तो आयोटा पी आर कॉस थीटा डीपी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको हम पहले इस ऑपरेटर को हम ऑपरेट करेंगे किस पे इस वाले फंक्शन पे। ठीक है, तो ये पी के रिस्पेक्ट में है तो आयोटा आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो आयोटा आर कॉस थीटा कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर में आयोटा पी आर कॉस थीटा डीपी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्या है क्योंकि ये जो स्पेस है कौन सा है मोमेंटम स्पेस है क्योंकि यहाँ पर हमें पोजीशन स्पेस में निकालना है तो ये पूरा किस में होगा मोमेंटम स्पेस में यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर डीपी लिखा है ये पूरा मोमेंटम स्पेस में। तो ये टर्म ये आर कॉस थीटा ये क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी। आयोटा का 4 क्या होता है क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो आयोटा का 4 होगा +1। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा तो बीटा आर की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में रूट में 2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन में ये टर्म आएगी क्या होगा ई की पावर में आयोटा पी आर कॉस थीटा डीपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्योंकि ये तो बाहर आ गया अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो ई की पावर में आयोटा जो टर्म होती है वो क्या होती है डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है जब भी इस तरह की कोई टर्म होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें 2 पाई एच क्रॉस डेल्टा में। तो ये बन जाएगा क्या 2 पाई एच क्रॉस डेल्टा पी क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब क्या है तरह से कांस्टेंट है और वी आर डिपेंड कर रहा है सिर्फ आर की पावर 4 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी आर प्रोपोर्शनल है किसके आर की पावर 4 पे और हम इसको क्या करते हैं इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। तो वी आर किस पे डिपेंड कर रहा है आर की पावर 4 पे। तो जो वी आर है वो हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है आर की पावर 4 पे। तो इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सिर्फ ये है। तो जो वी आर है हमारा ई पे डिपेंड नहीं कर रहा था तो ये आंसर नहीं होगा। आर के स्क्वायर पे भी डिपेंड नहीं कर रही है आर की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 4th। ठीक है, so that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and subscribe button. Thank you.